गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। पूरे हफ्ते भर की खबरों का एक छोटा सा जिस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। याद करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जो नई खबरें आज मैं आपको बताऊंगी वो आपको नोट डाउन करनी है या फिर याद करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, तमिलनाडु में आयुध पूजा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से निम्नलिखित की पूजा का उत्सव है। बेसिकली पूछा है कि तमिलनाडु में आयुध पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आर्ट एंड कल्चर से आपको ये प्रश्न बनेगा कि आयुध पूजा कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु में की जाती है। और जब ये पूजा सेलिब्रेशन किया जाता है तो किसकी पूजा की जाती है, ठीक है। औजार और उपकरणों की, पशु और प्रकृति की, भोजन और कृषि की, या फिर आभूषण और धन की, किसकी पूजा की जाती है ये आपको बताना है और याद भी रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा, आयुध पूजा जो है तमिलनाडु का एक सेलिब्रेशन है और यहाँ पे औजार और उपकरणों के, जैसे आप विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट करते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी जितनी भी मशीनें होती हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनकी पूजा होती है। उसी तरीके से जो है आपका औजार और उपकरणों की पूजा की जाती है तमिलनाडु में आयुध पूजा के वक्त। अगला है, 2024 में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रतन टाटा जी के निधन के बाद में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो नई नियुक्ति यहाँ पे हुई है उनका भी नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है मिस्टर नोएल टाटा, ठीक है, नोएल टाटा। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जिसे कि केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है, अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा, ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अभी आपका यहाँ पे एक ही टाइगर रिजर्व है, वो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि के बाद जो है जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से तो यहाँ जो है आपका ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है ये आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, याद रखिएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व जो है आपका बिहार में बन रहा है। अगला है, भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक जीवन बीमा विकल्प प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, एक MOU साइन किया है, ठीक है। इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। इंडियन नेवी ने इनमें से कौन सी कंपनी के लिए, कौन सी कंपनी के साथ में, ठीक है, किस चीज को लेकर के ये समझौता है। ये समझौता है आपका स्वैच्छिक जीवन बीमा विकल्प, ठीक है। और ये जितने भी इंडियन नेवी में जितने भी आपके नौसेना के नागरिक हैं, जितने भी आपके सिविलियंस हैं नौसेना में, ठीक है, उनके लिए जो है आपका ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। और किसके साथ में आपका मिलकर के किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं। इनमें से एक कंपनी है बजाज, ठीक है, बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी के साथ में मिलकर के भारतीय नौसेना ने अपने सैनिकों को ये विकल्प जो है प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली IPS अधिकारी कौन बन गई हैं। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, ठीक है, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली IPS अधिकारी बन गई हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, मिस अनीता रॉय, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, मिस अनीता रॉय नाम है इनका। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीत करके किस पार्टी ने ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। इसका मतलब पहले भी यहाँ पे यही पार्टी रूल कर रही थी और अब चुनाव के बाद में यही पार्टी यहाँ पे दोबारा से रूल करने वाली है, ठीक है। तो 48 सीटें जो है इस पार्टी ने जीती हैं और ये है आपकी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। बीजेपी की दोबारा से सरकार बन गई है हरियाणा में और जो यहाँ पे पहले CM थे वही जो है दोबारा CM बन रहे हैं। इन्होंने शपथ भी ले ली है, तो याद रखना है आपको, नायब सिंह सैनी, ठीक है, नायब सिंह सैनी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये न्यूज़ कहाँ से आई या फिर ये प्रश्न आपका कहाँ से बना है। हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मालदीव्स के साथ में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, ठीक है। और ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे साइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये किसी एक बड़े एग्रीमेंट के तहत किया गया है और उस बड़े एग्रीमेंट का नाम क्या है, सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के साथ में ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चे एक ही स्टेटमेंट सही है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। वो कौन सा वाला है, देखिए यहाँ पे है कि 15 नवंबर 2012 को ये आपका लागू हुआ था, ठीक है। तो ये वाली बात जो है आपकी बिल्कुल सही है कि 15 नवंबर 2012 में जो है आपका ये लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें सार्क की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो है आपकी इसमें है। सार्क में जो है आपका भारत भी है, भारत के जो पड़ोसी देश है साउथ एशियंस वो इसमें जो है मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। अगला है,
2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? 2024 के जो नोबेल प्राइज़ है वो घोषित हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज़ आपका होता है, एक तो आपका लिटरेचर का प्राइज़ होता है, एक आपका पीस प्राइज़ होता है, ठीक है। तो 2024 के लिए जो नोबेल पीस प्राइज़ जीता है वो कौन सी संस्था ने जीता है बच्चे? यहाँ पे याद रखिएगा, ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक संस्था है, इसका नाम है निहोन हिंडियाको, ठीक है। ये आपका एक जापानी एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है उन लोगों के द्वारा जो नागासाकी हिरोशिमा के बॉम्ब अटैक, एटॉमिक बॉम्ब अटैक के बाद में बच गए थे, जो उसके सर्वाइवल है, ठीक है, उनके द्वारा ये आपका बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हें इस ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। और दूसरा बच्चे इनको क्यों दिया गया है? एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपकी संस्था है ये काम करती है ताकि दुनिया भर को ये जागरूक किया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके कि न्यूक्लियर वेपन कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो उसमें अपनी जान गंवाते हैं, बल्कि उनके बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अपने जो भी अनुभव रहे इन लोगों ने जो है पूरी दुनिया के सामने बताए, ठीक है, अपने जो टेस्टिमोनी मतलब जो भी इनका जो है उसके बाद में जो एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, जो बच्चे उस समय बहुत छोटे थे अब वो किस तरीके से उनके ग्रोथ पे फर्क पड़ा है, किस तरीके से उनके मानसिक स्वास्थ्य पे फर्क पड़ा है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे फर्क पड़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताई हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है दुनिया भर में ये अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 2024 के लिए। अगला है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्राइकोमा को खत्म करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है, ठीक है। इससे पहले म्यांमार और नेपाल हमारे दक्षिण एशियाई ऐसे देश थे जिन्होंने कि अपने यहाँ पे सार्वजनिक समस्या के रूप में ट्राइकोमा को खत्म कर दिया था, ठीक है। ट्राइकोमा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो है आपकी आँख से रिलेटेड बीमारी है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है। और अगर इसका इलाज समय पे ना हो तो क्या होता है, फिर जो है ऐसी ब्लाइंडनेस आती है जो कि आपकी कभी फिर वापस से सही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि नेपाल के बाद में, म्यांमार के बाद में भारत जो है तीसरा ऐसा देश है जिसने कि अपने यहाँ पे ट्राइकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है आपका थर्ड कंट्री है, पहला जो है नेपाल, फिर आपका म्यांमार, फिर आपका इंडिया। अगला है, कौन सा संगठन लूपिक्स मिशन पर सहयोग कर रहे हैं? लूपिक्स मिशन क्या है? ये जो है आपका चांद के, ठीक है, मून के दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, ठीक है। एक जैसे चंद्रयान था ना बच्चे, उसी तरीके से जो है आपका एक लूनर मिशन होगा और इसे किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? इसमें जो है आपकी दो देशों की स्पेस एजेंसीज है, ठीक है। एक तो आपका इसरो है और दूसरा जो है आपका जाक्सा है, एक इंडिया का है, एक आपका जापान का है, ठीक है। तो दोनों को ही आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जाक्सा। ये दो कंपनियां इसमें है, दो स्पेस एजेंसी इसमें है जो कि इसे डेवलप करेंगी और उसके बाद में 2025 तक 2025 तक इसे जो है लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत का स्थान क्या है? एक तो आपको भारत का स्थान पूछा जाएगा, दूसरा जो है भारत के जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर इसकी कैटेगरी पूछी जाएगी, ठीक है। तो बच्चे भारत उन 42 देशों में से है जिन्हें कि सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। एक तो कैटेगरी आपको याद रखना है कि सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है और दूसरा जो है उसका नंबर याद रखना है, आपको रैंक याद रखनी है, ठीक है। तो भारत की रैंक जो है 105 है, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के लिए रिलीज हो गया है, 105 नंबर पे इंडिया है। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक कौन थे? क्यों पूछा जा रहा है RSS को? क्योंकि RSS की स्थापना को 100 साल हो चुके हैं 2024 में, ठीक है। याद रखिएगा अभी 2024 में 100 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है RSS को कि इसके जो है 100 ईयर्स की जर्नी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो वहीं से आपका प्रश्न बना है कि RSS जो है बनाया किसने था? आज से 100 साल पहले जो है RSS किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे बच्चे इनका नाम बहुत बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा इनका नाम है डॉक्टर KB हेडगेवार, ठीक है। डॉक्टर KB हेडगेवार के द्वारा RSS की स्थापना की गई थी। अगला है, किस त्योहार को नाडा हब्बा भी कहा जाता है? किस त्योहार को नाडा हब्बा भी कहा जाता है? दिवाली है, मकर संक्रांति है, मैसूर दशहरा है या फिर आपका पोंगल है, ठीक है। देखिए दिवाली तो आपका ऑल ओवर द इंडिया मनाया जाता है, मकर संक्रांति अधिकतर जो है उत्तर भारतीय
राज्यों में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा, पोंगल, ये दोनों ही जो है साउथ इंडियन फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो इनमें से एक फेस्टिवल आपका ऐसा है जिसे कि नाडा हब्बा भी कहा जाता है, यह है मैसूर दशहरा। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखना है। मैसूर दशहरा इज ऑल्सो नोन एज नाडा हब्बा विच मीन्स द स्टेट फेस्टिवल, ठीक है। नाडा हब्बा जो है ना, ये शब्द जो है इसका मतलब होता है स्टेट फेस्टिवल। मैसूर दशहरा ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटका में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैसूर दशहरा बच्चे जैसे विजयदशमी हम लोग मनाते हैं ना, दशहरा उत्तर भारत के बहुत सारे स्टेट में दशहरा के रूप में, विजयदशमी के रूप में आपका रावण के पुतले जला करके, है ना, ये आपका सेलिब्रेशन किया जाता है। मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक सेलिब्रेशन होता है। उसी तरीके से जो है आपका मैसूर दशहरा भी होता है, 10 दिन तक जो है आपका सेलिब्रेशन चलता है, ठीक है। और ये आपका अश्विन जो महीना है, हिंदू कैलेंडर का जो अश्विन माह होता है, उस महीने में जो है आपका ये मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैसूर दशहरा आपका कर्नाटक में मनाया जाता है और वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? नाडा हब्बा भी कहा जाता है, यानी कि द स्टेट फेस्टिवल भी कहा जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL कौन से नंबर का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है जिसे कि महारत्न का दर्जा दिया गया है? यही प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में कितने महारत्न कंपनीज हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे 14 नंबर का, ठीक है, 14वें नंबर का ये CBSE बन गया है जिसे कि महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए मंकी पॉक्स से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अभी जो है ये जो वैक्सीन बचे एमपॉक्स के लिए बनी है, मंकी पॉक्स के लिए बनी थी, पहले जो है इसका एक्सपेरिमेंट करने की मंजूरी दी थी उन्होंने। और अभी जो है एक पर्टिकुलर वर्ग के जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं उन पे जो है आपका ये इस्तेमाल करने की मंजूरी भी WHO ने दे दी है, ठीक है। तो कौन सा वर्ग है? 12 से लेकर के 17 साल तक के जो वयस्क हैं, ठीक है, जो आपके एडल्ट बच्चे हैं, उन पे जो है आपका ये लगाया जा सकता है। और इस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, ये एमपॉक्स के लिए बनाई गई दुनिया की पहली वैक्सीन है, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका जेनियोस, ठीक है। एमपॉक्स के लिए पहली वैक्सीन है जेनियोस। अगला है, बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा कहाँ पर स्थित है? बताइए, बायोपॉलीमर के लिए भारत में पहली फैसिलिटी, पहली डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी जो है आपकी बनाई गई है। और ये कहाँ पे बनाई गई है? ये बनाई गई है आपके पुणे महाराष्ट्र में। अगला है, किस देश को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? यानी कि शूटिंग फेडरेशन, ठीक है, शूटिंग का 2025 का जूनियर वर्ल्ड कप होगा, ये कहाँ पर होगा? भारत में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में जो है इसे किया जाएगा, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। अगला है, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए, ये जो आप पद पढ़ रहे हैं ना बच्चे, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी की जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं वहां पे डायरेक्टर जनरल का एक पद होता है जो कि सबसे सुप्रीम होता है। इस पद पर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है, ठीक है। ये प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और जैसे पूछा गया है वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विशेषता ये है इस टर्म को बताने की, इस नियुक्ति को बताने की, कि पहली बार किसी महिला को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है कविता सहाय, सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय पूरा नाम है इनका, नौसेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनी है। अगला है, 2024 में भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप INSC का मतलब होता है आपका इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप, ठीक है। हर साल ये आपका होता है, 2024 में ये आपका ये कहाँ पे हो रहा है ये आपको पूछा है। देखिए, मुंबई नौसेना बेस है, भारतीय नौसेना अकादमी INA में है, या फिर कोच्चि नौसेना बेस में है, या फिर विशाखापत्तनम नौसेना बेस में है। तो ये आपका कहाँ पे होने जाएगा? ये आपका बच्चे केरला में होगा, ठीक है। केरला में एक जगह है एजिमाल, ठीक है। एजिमाल जो है केरला में एक जगह है जहाँ पर कि INA है, ठीक है। भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाल केरला में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय पोत MPV का निर्माण कर रहा है जिसका नाम समर्थक है? ये बन चुका है, ठीक है। कौन सी कंपनी ने इंडियन नेवी के लिए बनाया है, थोड़ा सा मुझे बताइए। और ये बच्चे जो आपका परियोजना है, ये बेसिकली जो MPV आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 ऐसे वेसल तैयार किए जाएंगे जो कि बहुउद्देशीय होंगे, मल्टीपर्पज होंगे, ठीक है। और किसके लिए किया जाएंगे? इंडियन नेवी के लिए किया जाएंगे। तो इस परियोजना का जो पहला पोत है वो बनकर के तैयार है, इसका नाम है समर्थक, ठीक है। इसका नाम क्या है? समर्थक है। आपको ये बताना है कि कौन सी कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है, इसे कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, L&T शिपयार्ड, ठीक है। L&T शिपयार्ड के द्वारा पहला पोत बना लिया गया है, अब जो है दूसरा बनना है, ठीक है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इस प्रकार के जो सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अगर ये भारत के द्वारा होस्ट किए जा रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, नई दिल्ली, ठीक है, कहाँ पे हुआ ये, भारत, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला है नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में नासा ने अपना यूरोपा क्लिपर ये स्पेस क्राफ्ट जो है लॉन्च किया था, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, ठीक है। अब जहाँ के लिए भेजा है वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँचता है या नहीं पहुँचता हम लोग देखेंगे इसे अगले आने वाली न्यूज़ में, ठीक है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि ये है क्या, ये जो आप देख रहे हैं ना यूरोपा क्लिपर, बेसिकली क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट है और इसका मकसद क्या है, इसे क्यों भेजा गया है। तो बच्चे इसे याद रखिएगा, यूरोपा जो है ना, यूरोपा ये जो है नेचुरल सैटेलाइट है, ये एक चांद है, मून है, किसका, ये है आपका बृहस्पति, जुपिटर का, ठीक है। जुपिटर जो है हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट वाला ग्रह है, ठीक है। और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है यूरोपा के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, हाँ ये देखिए, टू एक्सेस इफ यूरोपा हैज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ, ठीक है। यूरोपा में ये जो आपका नेचुरल सैटेलाइट है, यहाँ पे ये देखने के लिए, आकलन करने के लिए कि क्या यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, ठीक है, जीवन की खोज में बेसिकली इसे भेजा गया है और नासा के द्वारा इसे भेजा गया है। याद रखिएगा, यूरोपा क्लिपर। अगला है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे 9 कैटेगरी में आपके पुरस्कार दिए गए हैं, जल पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है आपकी स्टेट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी। तो इसमें ओडिशा जो है आपका पहले नंबर पे आया है, ओडिशा पहले नंबर पे आया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे नियुक्ति हुई है किसी भारतीय की, ठीक है, यहाँ पे किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है इसे हेड के रूप में, इसके हेड के रूप में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है मिस सुभा तोले, देखिए सुभा तोले इनका नाम है, जिन्हें कि IBRO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये याद रखिएगा बच्चे कि यहाँ पे ना आपको पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये जो IBRO आप लोग देख रहे हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, आप लोगों को ये मैंने बता दिया था, 2 स्टेट में आपके इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। एक जगह जो है कांग्रेस की साझा सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी जगह जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जीत गई हरियाणा में, ठीक है। तो अभी हमने हरियाणा के CM का नाम देखा नायब सिंह सैनी, उसी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे भी जो है आपका 2019 के बाद जब से ये UT बना है तब से पहली बार अभी 2024 में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, और इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसके बाद यहाँ पे CM बने हैं, ठीक है। तो 2019 के बाद UT बनने के बाद में जम्मू कश्मीर के पहले CM के रूप में किसने शपथ ली है, इनका नाम याद रखना, इनका नाम है अमर अब्दुल्ला, ठीक है, अमर अब्दुल्ला। अगला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, I का मतलब होता है इंडियन और 4C, C में बच्चे आपका क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, साइबर है, क्राइम है, ठीक है, और आपके सेंटर है, ठीक है। तो ये जो I4C है इसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, अब देखिए हम अधिकतर जो है जो कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, प्राइवेट जो ब्रांड होते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं ना। तो ऐसे जो है सरकारी ब्रांड एम्बेसडर बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब भी देखने को मिलते हैं बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा रश्मिका मंदाना, इन्हें क्या किया गया है, रश्मिका मंदाना, इन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाई स्पीड ट्रेन सेट के डिजाइन और निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है। देखिए हाई स्पीड ट्रेन सेट के डिजाइन और निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कंपनी को जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, सॉरी डिफेंस वाला नहीं है ये,
ये आपका इंडियन रेलवे वाला है, ठीक है। तो एक ऐसी ट्रेन बनाई जाएगी जो कि आपकी हाई स्पीड ट्रेन सेट होगी, ठीक है। इसका डिज़ाइन और इसका निर्माण दोनों ही जो है इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, और ये कंपनी है आपकी BEML लिमिटेड, ठीक है। याद रखिएगा BEML लिमिटेड है, इसका पूरा नाम भी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है, ठीक है। BEML को जो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। भारत में मालदीव्स के राजदूत के रूप में इब्राहिम साहिब की जगह कौन लेगा? इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि भारत में मालदीव के जो नए राजदूत होंगे इनका क्या नाम है। अब बच्चे भारत और मालदीव के बीच में ना धीरे धीरे जो पिछले साल हमने देखी थी रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई थी, वो जो है अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है ना। दोनों देशों के बीच में जो है आपका शांति समझौते को लेकर के, ठीक है, या फिर बाकी जो फील्ड है वहाँ पे कॉपरेशन को लेकर के बातचीत हो रही है, ठीक है। उसी में जो है आपका ये भी आता है, भारत में जो मालदीव के राजदूत हैं वो अब आपके चेंज हो गए, एम्बेसडर चेंज हो गए, ठीक है। तो जो नए एम्बेसडर बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जो नए एम्बेसडर यहाँ पे बने हैं उनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, इनका नाम है एशत अजीमा, ठीक है, एशत अजीमा। अगला है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा शुरू की गई शक्ति सेट पहल क्या है। एक इनिशिएटिव आपका शुरू हुआ है शक्ति सेट नाम से, बस इसका उद्देश्य आपको बताना है कि शक्ति सेट बेसिकली है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या किन बच्चों से रिलेटेड है, या फिर ये इनिशिएटिव जो है इसके तहत क्या किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए an initiative to inspire and empower young girls through space exploration। ये याद रखिएगा बच्चे कि ये जो है ना एक प्रकार का इनिशिएटिव है जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से युवा लड़कियों को प्रेरित और सशक्त बनाने की पहल है, ठीक है। तो जो शक्ति सेट है, ये शक्ति सेट में जो शक्ति है ये डिनोट करता है गर्ल्स को, ठीक है। तो जितने भी आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन की कोई भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको बनाने की जो भी इनिशिएटिव होते हैं वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका पार्टिसिपेशन देना, यही जो है आपका शक्ति सेट का इनिशिएटिव का उद्देश्य है, एम है। अगला है बैंक जासूसी क्या है। अब बच्चे इस बैंक जासूसी का एक्चुअल में जो नाम है ना बैंक स्नूपिंग, ठीक है। ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, ठीक है। बैंक स्नूपिंग में आपका ये इटली में आपका जो है एक बैंक स्नूपिंग का स्कैंडल हुआ, ठीक है, जिसमें कि पॉलिटिशियन हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, ठीक है, उनके साथ में जो है बैंक स्नूपिंग हुआ। तो बेसिकली बैंक स्नूपिंग होता क्या है, ठीक है। ये शब्द जो है ना ये सारी की सारी साइबर क्राइम से रिलेटेड है। आप जिन एग्जाम्स को देने जाने वाले हैं वहाँ पे जो है कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। और कंप्यूटर जब आप पढ़ते हैं बच्चे तो वहाँ पे क्या है आपको साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इस तरीके के चैप्टर भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब वो चैप्टर आपको देखने को मिलता है तो साइबर क्राइम क्या है ना, ये जैसे ही आपका पुराना जो क्राइम है उसका कोई ना कोई तोड़ निकल आता है, ठीक है। जैसे वायरस का एंटीवायरस निकल करके आता है तो नए प्रकार का वायरस आता है, उसी तरीके से साइबर क्राइम के साथ में भी है। जो पुराने क्राइम्स थे अगर उनका तोड़ निकल करके आया है तो नए प्रकार के क्राइम जो है हो रहे हैं, ठीक है। तो जो बैंक स्नूपिंग है इसका मतलब क्या होता है, देखिए बैंक स्नूपिंग का मतलब होता है द इलीगल एक्सेस एंड सर्विलांस ऑफ प्राइवेट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जितने भी जो है निजी क्षेत्र के जो बैंक है, जो निजी खाते हैं, ठीक है, उनमें क्या करना, उनमें जो है जानकारी तक अवैध पहुंच और निगरानी बनाए रखना, ठीक है। इसे कहा जाता है आपका बैंक स्नूपिंग, ठीक है। तो कोई अगर आपका निजी खाता है, ठीक है, तो आप तो यही चाहेंगे ना बच्चे कि हमारी जो ये बैंकिंग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो किसी तक ना जाए, ठीक है। तो अगर ये किसी तक जाती है, ठीक है, और अवैध तरीके से इलीगल रूप से जो है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास में जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, बैंक स्नूपिंग कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है खो खो वर्ल्ड कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है। अब ये टैगलाइन क्यों पूछी है आपको, क्योंकि बच्चे खो खो का जो पहला वर्ल्ड कप है 2025 में इसका पहला वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका त्यागराज स्टेडियम, और ये त्यागराज स्टेडियम कहाँ पे है, ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका नई दिल्ली में है, पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप होगा और ये होगा आपका नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होगा, ठीक है। आने वाली जो 13 से लेकर के 19 जनवरी है 2025 की यहाँ पे होगा ये, ठीक है। और ये किसने बताया है, ये बताया है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका बताया गया है कि ये जो है पहला वर्ल्ड कप आपका भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे, त्यागराज स्टेडियम में, ठीक है। तो इसकी जो टैगलाइन बनाई गई, इसकी जो ऑफिशियल टैगलाइन है इसे थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि बच्चे भारत में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो टैगलाइन है वो है आपका द वर्ल्ड गोज को, ठीक है,
द वर्ड गोज खो, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल होने वाले भारत की दूसरी महिला कौन बनी है। अगर आपको याद है तो 2023 में हमने पहली महिला का नाम पढ़ा था जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी 2023 में। इनका नाम था डायना इदुल्जी। ठीक है, डायना इदुल्जी वो फर्स्ट फीमेल थी जिनको कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी। अब 2024 में एक और महिला है जो कि दूसरी महिला बन गई है जिनको कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का मौका मिला है। इनका नाम है नीतू डेविड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, नीतू डेविड, ये आंसर है। और पहली महिला का भी नाम याद रखिएगा, 2023 में इन्हें शामिल किया गया था और ये जो है आपका 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत की दो महिलाएं हैं। इनसे प्रश्न कैसे बनेगा आपका, नीतू डेविड कौन से खेल की खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है, खेल से है, खेल में किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, उसी तरीके से डायना इदुल्जी का नाम है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इनका खेल कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अभिधम्म दिवस बुद्ध के जीवन की किस घटना का स्मरण करता है। अभिधम्म दिवस बच्चे अभी अक्टूबर के महीने में मनाया गया था, 17 अक्टूबर को जो है आपका ये आया था, इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को। ठीक है, ये अभिधम्म दिवस जो है आपका ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये जो इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस मनाया जाता है ना, ये आपका बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उन लोगों के द्वारा जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका हुआ क्या था, ये जो अभिधम्म दिवस है इसमें बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट हुआ था, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन उन्होंने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सर्मन, इस दिन को मनाया जाता है। या फिर जो है जिस दिन जो है तत्व तिंसा से अवतरण हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर महापरिनिर्वाण जिस दिन, मतलब जिनके इनको मुक्ति मिली थी, जिस दिन इनका देहांत हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चे कि बुद्धिज्म में जो अभिधम्म दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डिसेंट फ्रॉम तत्व तिमांसा। ठीक है, तव तिमांसा, इसका मतलब है बच्चे कि जिस दिन मतलब जिस दिन गौतम बुद्ध को ये एहसास हुआ कि जो भी जैसे उन्होंने जिस दिन ग्रह त्याग किया था ना, जो उन्होंने ग्रह त्याग किया था, ठीक है, तो उससे पहले जो है उनको ये एहसास हो गया था कि जिसको कहते हैं कि ट्रूथ, ठीक है, सत्य जिस दिन उनको पता लगा था। एक तो होता है कि ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, वो आपका अलग है, वो उनको बहुत लंबी तपस्या के बाद मिला था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने लगातार जो है 3 घटनाएं देखी, उसके बाद में उनको लगा कि जीवन का सत्य जो है कुछ और है, ये नहीं है जो मैं जी रहा हूँ। ठीक है, तो उस दिन जो है आपका डिसेंट फ्रॉम द तव तिंसा, इस दिन को जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है अभिधम्म दिवस के रूप में। अगला है महाराष्ट्र से दिल्ली तक प्याज ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही विशेष ट्रेन का क्या नाम है, बताइए। महाराष्ट्र से दिल्ली तक, ठीक है, महाराष्ट्र से दिल्ली तक जो है आपका एक ट्रेन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ठीक है, और इसका काम क्या है, प्याज ले जाने का, क्योंकि महाराष्ट्र में नासिक नाम की जो जगह है यहाँ पे जो है आपका प्याज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेस का नाम है कांदा एक्सप्रेस। ठीक है, कांदा मतलब बच्चे अगर आप महाराष्ट्रन थोड़ा सा भी जानते तो कांदा का मतलब होता है प्याज। ठीक है, तो इस एक्सप्रेस का नाम है कांदा एक्सप्रेस। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे जो सीजीआई हैं वर्तमान में, ये बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे और इनके बाद जो अगले आने वाले सीजीआई हैं इनका भी नाम, इनके नाम की घोषणा हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि हम फ्यूचर में जो है इन्हें सीजीआई के रूप में याद करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है उत्तराधिकारी के रूप में याद कर लीजिए। इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद में भारत के अगले सीजीआई बनेंगे। अगला है अर्थशास्त्र 2024 का जो नोबेल मिला है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सभी के नामों का अगला जो पहला जो वर्ड है वो याद कर लेना है। डेरॉन साइमन जेम्स, ठीक है, डेरॉन साइमन जेम्स, इन तीनों को किस चीज़ के अध्ययन के लिए 2024 का अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो जैसे आप मेडिसिन में, जैसे आप फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में याद करते हैं ना कि क्यों दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो बच्चे इन्होंने एक स्टडी की थी किस चीज़ के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है, संस्थाओं के ऊपर, कि संस्थाएं जो हैं कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, और उसके बाद वो किसी भी कंट्री की समृद्धि को, ठीक है, किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को कैसे प्रभावित
प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में तो दिया गया है, पहले तो इनका नाम याद रखना है, दूसरा जो है इनका फील्ड इकोनॉमिक्स में दिया गया है, फिर इकोनॉमिक्स में किस चीज़ के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी की है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, और दूसरा ये कैसे प्रभावित करती है समृद्धि को, किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को। अगला है हरमनप्रीत कौर ने IWLF भारोत्तोलन स्पर्धा में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। पहले तो खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये जो है वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी 76 kg में 76 kg भार वर्ग में क्या बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कौन से टीम ने बनाया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये बात हो रही है, जब महिला और पुरुष नहीं लिखा जाता ना बच्चे, ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि पुरुषों की बात हो रही है। ठीक है, तो पुरुषों का जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है, इंडिया ने बनाया है। ठीक है, इंडिया ने बनाया होगा तभी हम जो है इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और इंडिया ने किसके अगेंस्ट बनाया है, इंडिया ने अभी जो बच्चे बांग्लादेश के साथ में इनकी जो सीरीज चल रही थी उसमें 297, ठीक है 297 का स्कोर किया था, जो कि T20 इंटरनेशनल का सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, क्या है ये आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है हाल ही में एस परमेश्वर को किस कंपनी का या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा एस परमेश्वर। इन्हें जो है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का हेड यानी कि चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA में कितने % की वृद्धि देखी गई है। अभी कल ही मैंने आपको जो है करंट अफेयर पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको बताया कि भारतीय सरकार ने क्या किया है, रबी की फसलों में MSP बढ़ा दी है ना। रबी की फसलें जितनी भी होती हैं उनमें जो है किसानों को एक बड़ी राहत की खबर दी गई है कि MSP को बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से जितने भी पेंशनर हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, और जो अब आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बढ़ा हुआ DA मिलेगा। ठीक है, तो DA बच्चे कितने % से बढ़ाया है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कितने % से जो है आपका DA बढ़ गया है, ये आपका 3% से। ठीक है, तो एक तो MSP में बढ़ोतरी की है और एक जो है DA बढ़ा दिया है, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है 3% से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हमने उमर अब्दुल्ला का नाम याद करा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में हम किसका नाम याद करेंगे, सुरेंद्र कुमार चौधरी का। ठीक है, तो CM तो बने हैं उमर अब्दुल्ला और डिप्टी CM बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। अगला है 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। पहले तो ये याद रखना कि 2024 में जो 23rd SCO की बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, याद रखना SCO काउंसिल की जो हेड्स थे उनकी बैठक आपकी 23rd जो मीटिंग है वो 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान में हुई है। और चूंकि SCO का मेंबर भारत भी है, पाकिस्तान भी है, तो भारत की तरफ से जो है आपका यहाँ पे किसी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भेजा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है उनका नाम, ये थे हमारे विदेश मंत्री। ठीक है, S जयशंकर साहब को 23rd SCO बैठक को होस्ट करने के लिए, सॉरी वहां पे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था इस्लामाबाद में। ठीक है, अगला है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में लगभग $3.5 बिलियन इसका ड्रोन सौदा किया है। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट होते हैं दूसरे देशों के साथ में, पहले तो ये याद रखना होता है कि कौन से कंट्री के साथ में हुआ है, और दूसरी बात ये याद रखनी होती है कि किस चीज़ को लेकर के हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे याद रखिएगा कि ये जो सौदा हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का लगभग $3.5 बिलियन का, ये हुआ है ड्रोन को लेकर के। ठीक है, ये जो आप डील देख रहे हैं ना, ये आपका ड्रोन डील है। ठीक है, और ये हुआ है इंडिया और USA के बीच में लगभग $3.5 बिलियन का ये डील है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वच्छ संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा ये कहाँ पर शुरू की गई है। थोड़ा सा बताइए मुझे, कौन सा वाला हवाई अड्डा है जहाँ पर कि इस तरीके की एक फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है। तो ये बच्चे आपका केरला का है, तिरुवनंतपुरम में जो आपका
एयरपोर्ट है वहाँ पे जो है इस तरीके का सिस्टम लगाया गया है। बेसिकली ये आपका जो सिस्टम है वो क्या करेगा, ये बच्चे आपका सेल्फ ऑपरेटेड, ठीक है, खुद से चलने वाला इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। ठीक है, मतलब ऐसी फैसिलिटी जो कि इंडोर जो एयर है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बदतर है, ठीक है, खराब है, उसको मॉनिटर करने के लिए जो है आपका पूरा सिस्टम काम करता है। और इसे ऑपरेट करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ ऑपरेटेड सिस्टम है। ठीक है, और इसे जो है पहली बार भारत के किसी एयरपोर्ट में लगाया गया है और वो है आपका तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला का एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस तट पर नीले रक्त वाले घोड़े की नाल केकड़े विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो ब्लू ब्लडेड हॉर्सशू क्रैब्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था बच्चे, हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, इनमें ना आपका ब्लू कलर का ब्लड होता है। अगर आप इसकी पिक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आप हल्के से नीले कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका जो रक्त है ना, इनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी बीमारियों के मेडिसिन के रूप में, दवाइयों के रूप में जो है इनका खून निकाला जाता है। ठीक है, तो जब बच्चे दवाइयाँ इनसे बनती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो है एक तरीके से हम लोग कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, दवाइयों के माध्यम से। तो इनकी पॉपुलेशन जो है धीरे 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 जो है आपकी बढ़ रही है और ये प्रजाति जो है विलुप्ति की कगार पे खड़ी है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ओडिशा के तट पे। ठीक है, ओडिशा के तट पे जो है आपका ये क्रैब, ये केकड़ा, जो केकड़े की प्रजाति है वो पाई जाती है। और ये बच्चे नीले रंग के कारण जो है, इसका जो नीला रंग है, इसका जो खून है नीले रंग का, उसी के कारण जो है इसकी विलुप्ति हो रही है। ठीक है, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय की गई वर्तमान रेपो रेट क्या है, बताइए। रेपो रेट में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, नहीं हुए हैं। पहले भी 6.5 था, अभी भी जो है दोबारा से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कहा है कि 6.5 ही रहेगा। किस भारतीय राज्य ने व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, जो कि ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य है। सबसे पहला स्टेट जिसने की जाति आधारित जनगणना की थी बिहार था। बिहार के बाद में जो है आंध्र प्रदेश ने किया था और अभी एक और स्टेट जो है आपका करने वाला है, यह आपका तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना हमारे देश का तीसरा ऐसा राज्य बना है जिसने कि अपने राज्य में जाति आधारित जनगणना या फिर जाति आधारित सर्वे शुरू कर दिया है। ठीक है, और तीनों स्टेट का नाम आपको याद रखना है। चलिए फिर यहाँ पे आज का सेशन होता है आपका समाप्त। ठीक है, आई होप सारी की सारी खबरें जो है आपको याद ही रही होंगी, बहुत अच्छी न्यूज़ हमने देखी। ठीक है, और जब भी बच्चे आप इस तरीके की न्यूज़ सुनते हैं जहाँ पे कि किसी पर्सनैलिटी की बात हो रही होती है ना, आपका आरआरबी में अगर आप लोग देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को कवर करने के लिए कोई स्पेशल प्रकार का करंट अफेयर नहीं आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, अगर कोई व्यक्ति किसी को पुरस्कार मिला है वो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका निधन हुआ है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति कहीं पे हुई है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर तरीके से जो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो इस टॉपिक से ना आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही शिफ्ट में जो है आपके लगातार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब इस प्रकार से, जैसे मैंने इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि हमने हरियाणा में देखा चुनाव हुए, वहाँ पे नए सीएम बने, हमने जो है आपका जम्मू कश्मीर में देखा, वहाँ पे आपको सीएम का, डिप्टी सीएम का, दोनों को ही नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के अंडर में ही आते हैं और आपको इसी तरीके से जो है इन्हें कवर करना है। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है आपके आरआरबी के लिए बच्चे पिछले 1.5 साल का, ठीक है, 2 साल तो मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि हाँ हो सकता है और होगा ही, इस बार भी जरूर होगा। जैसे पिछली बार आपका था कि 2019 में पेपर हुआ था और आपका जो करंट अफेयर है वो आपका 2017 से भी आया था। ठीक है, लेकिन इतना पहले पढ़ने के लिए जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही इसका वेटेज इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा और स्मार्ट वे यही रहेगा कि पिछले 1.5 साल का जो करंट अफेयर है उसे आप लोग रिवाइज कर ले। ठीक है, और मैं भी उसे करवाऊंगी, यूट्यूब पे जो है आपकी फ्री क्लासेस होंगी। ठीक है, उसके रिवीजन के लिए, और आप भी बच्चे अपने स्तर पे जो है लगे रहिए। आपके पास में बिल्कुल आप पिछले 1-1.5 साल से जो है मेरे साथ लगे हुए हैं, आप लोग जो है लगातार पढ़ रहे हैं डेली क्लासेस। ठीक है, तो जितना भी डेटा आपके पास में बना हुआ है उसे जो है रिवाइज करिए, अपने स्तर पर रिवाइज करिए। मैं तो करवाऊंगी उसे रिवाइज, ठीक है, लेकिन आपको भी करना है अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए फिर अब आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर सोमवार को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।